राम राम। मतांतरण, धर्मांतरण देश के लिए कितनी बड़ी समस्या है, यह हम सबको मोटा मोटा पता है। किसी हिंदू को मुसलमान बना देना, किसी हिंदू को ईसाई बना देना, लव जिहाद जैसे जो टर्म है, वो जो शब्दावलियां हैं, वो उसी वजह से आई। लेकिन क्या आपको जरा सा भी कल्पना है कि कितना बड़ा तंत्र है और कैसे देश के लिए खतरनाक तरीके से काम करता है? देश को किस तरह से खतरे में हमेशा डालना चाहता है, और वो निशाना कहां कहां कैसे साधते हैं, इसका तो अनुमान भी नहीं लगता है। आप अगर जरा सा भी इस्लामिक या क्रिश्चियन कन्वर्जन पर बोलते हैं तो हो सकता है कि कल को आप किसी बड़ी जगह पर आपकी नियुक्ति होने वाली हो तो उसके खिलाफ 4 लोग खड़े हो जाएं। वैसे ठीक 4 लोग ही खड़े हुए हैं इस बार भी, और वो गिनती के 4 लोग हैं जो मद्रास उच्च न्यायालय में एडवोकेट हैं, वकील हैं। और उन्होंने मद्रास उच्च न्यायालय की ही एक महिला वकील को मद्रास उच्च न्यायालय में जज बनाने के खिलाफ याचिका डाल दी। अब आप सोचिए जरा, ठीक है वो सरकार और कोलेजियम का झगड़ा चलता रहता है, लेकिन ये कोलेजियम की सिफारिश है। कोलेजियम की सिफारिश थी कि एलसी विक्टोरिया गौरी, इनको एडिशनल जज बनाया जाए मद्रास उच्च न्यायालय में। जाहिर है जब एडिशनल जज बनाया जाता है किसी वकील को तो उसका जो बैकग्राउंड है वो सब चेक किया जाता है, उसके खिलाफ किसी तरह के मामले नहीं हो, ये सब देखा जाता है। वो क्या उस ड्यूटी का निर्वहन करने के योग्य है, ये सब देखा जाता है। उसकी जो योग्यता क्षमता है, उसका प्रदर्शन कैसा रहा है, वो सब देखा जाता है। कैसे वो बहस करते हैं, किस तरह के मामलों में न्यायालय के सामने खड़े हुए हैं, क्योंकि वो तो वकील है ना, और वकील से उनको जज बनाया जाता है। फिर जब अतिरिक्त जज वो बन जाते हैं, कुछ समय के बाद उनको जजशिप पूरी तरह से मिल जाती है। कह लीजिए कि जैसे आप प्रोबेशन पे होते हैं तो वैसे वो प्रोबेशन पे होते हैं। लेकिन एलसी विक्टोरिया गौरी का मद्रास उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनना किसको बर्दाश्त नहीं हुआ? उन 4 लोगों के नाम जान लीजिए। अन्ना मैथ्यू, सुधा रामलिंगम, डी नागसैला और आर वैगल। इन्होंने सीनियर एडवोकेट राजू रामचंद्रन और आनंद ग्रोवर के जरिए सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका डाल दी। कहा ये जो गौरी हैं, इनके बयान बड़े खतरनाक हैं और शी इज नॉट सुटेबल फॉर जजशिप, यानी ये न्यायाधीश बनने के लिए योग्य नहीं है। अब सोचिए विक्टोरिया गौरी ने क्या ऐसा कह दिया, क्या ऐसा कर दिया कि जब कोलेजियम ने सिफारिश दे दी, सरकार ने स्वीकृति दे दी, यानी राष्ट्रपति ने, और जब उनको शपथ ग्रहण होना है तो पहुंच जा रहे हैं सीनियर एडवोकेट के जरिए। तो दरअसल उन्होंने 5 वर्ष पहले ईसाई और मुस्लिम मतांतरण पर एक बयान दिया था। वो बयान यूट्यूब पर है। अब सवाल ये कि क्या 5 वर्ष पुराना उनका जो बयान है, जिसको हेट स्पीच कह दिया जाता है, आजकल बड़ा ये प्रचलन में है, विशेष करके 2014 के बाद से तो राजनीतिक तौर पर इसका खूब उपयोग होता है। लेकिन अब अगर राजनीतिक के साथ साथ जजशिप में भी हेट स्पीच का उपयोग होने लगा है तो ये तो बड़ा विचित्र है। पॉलिटिकल एफिलिएशन की बात की जा रही है। अब वो कोई पॉलिटिक्स में तो है नहीं, अभी तक जो मैं खबर देख पाया उसमें कहीं नहीं दिखा कि वो किसी मतलब कोई राजनीतिक तौर पर उन्होंने कोई पद वद लिया हो। कम से कम खबरों में अब तक नहीं है, उसी याचिका में भी नहीं है। अब ये 4 लोग सीनियर एडवोकेट्स के जरिए कह रहे थे कि नहीं, इनको हम जज नहीं बनने देंगे। मुख्य न्यायाधीश ने पहली बात तो इनको झटका दिया, और बड़ा जरूरी था। अब सोचिए ईसाई और मुस्लिम मतांतरण पर दिया बयान कितना गले की फांस बन जाता है कि जब गौरी न्यायाधीश बनने जा रही हैं तो उनके खिलाफ खड़े हो गए।
मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ साहब ने कहा कि रात को तो सुनवाई का सवाल ही नहीं, साफ साफ मना कर दिया। वैसे आधी रात को आतंकवादियों से लेकर और ऐसे ह्यूमन राइट्स और पता नहीं कौन कौन से मामले में थे, ये ईसाई और मुस्लिम मतांतरण पर दिया बयान भी आधी रात को कोर्ट खुलवा के चाहता था कि जज न बनने दे, न्यायाधीश न बनने दे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और एक खंडपीठ बना दी, संजीव खन्ना और बी.आर. गवई। अभी बी.आर. गवई और संजीव खन्ना ये दोनों जस्टिस जो हैं ये सीनियर मोस्ट जजेज में हैं। ये 2024 और 25 में यही मुख्य न्यायाधीश बन सकते हैं। बन सकते हैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब तक बन न जाए तब तक नहीं, वरना जो क्रम होता है बड़ा तय होता है, बहुत सेटल तरीका है मुख्य न्यायाधीश बनने का। सरकारों की कोई ऐसी भूमिका बहुत बड़ी होती नहीं। अब एकदम से कोई सरकार अड़ जाए कुछ करे तो बात अलग है। चंद्रचूड़ वाले में भी देखिए कितना कुछ हुआ, लेकिन सरकार ने कुछ किया ही नहीं, कहीं कुछ नहीं हुआ, तो उस क्रम में ये बन जाएंगे। अब ऐसे लोग इस महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई कर रहे थे। मंगलवार को सुबह 10:25 पर सुनवाई शुरू हुई। रिस्पेक्टिंग राइट्स टू इक्वलिटी एंड राइट ऑफ लाइफ, इसके आधार पर गौरी को अयोग्य बताया गया न्यायाधीश बनने के। कमाल है ना कि जितनी भी ऐसी याचिकाएं आती हैं उसमें राइट्स टू इक्वलिटी, राइट ऑफ लाइफ, यही सब शब्द आते हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, और उसकी आड़ में कुछ न कुछ ऐसा किया जाता है जो इसी को खारिज करे। खंडपीठ ने क्या कहा वो सुनिए जरा। उन्होंने कहा देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एलिजिबिलिटी एंड सुटेबिलिटी। द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज फुलफिल्ड बाय द कैंडिडेट एंड एज ऑफ सुटेबिलिटी दैट इज एन एरिया द सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट गो इनटू इट। भाई एलिजिबल हैं, योग्य हैं पूरी तरह से, अब सुटेबल हैं कि नहीं ये सर्वोच्च न्यायालय का मसला नहीं है। क्यों? क्योंकि कॉलेजियम सिफारिश भेजने से पहले पुख्ता जांच करता है, बहुत पुख्ता तरीके से जांच करता है। और जो आप पॉलिटिकल एफिलिएशन की बात कर रहे हैं तो कमाल की बात, एक बी.आर. गवई के पिताजी जो आर.एस. गवई साहब थे, वो खुद रिपब्लिकन पार्टी के फाउंडर थे, संस्थापक थे, बाद में बंगाल, केरल और सिक्किम के गवर्नर बनाए गए। अब आप सोचिए जरा। लेकिन चूंकि एडवोकेट गौरी ने इस्लामिक और क्रिश्चियन कन्वर्जन पे बात की थी, इसलिए उनको वकील से न्यायाधीश नहीं बनने देना। उनको लग रहा था कि ये कैसे फिर बात करेगी, कल को कोई किसी हिंदू लड़की को कोई ईसाई या मुस्लिम बना देगा तो ये तो नहीं खड़ी होंगी उसके साथ, बेवजह का लिबरल सेकुलर रुख नहीं अपनाएंगी। और चूंकि लिबरल सेकुलर नहीं रुख अपनाएंगी तो न्यायपालिका में तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी भाई। और ऐसे ही वो आरोप भी लगाते हैं, वो जरा सा भी सोचते भी नहीं इस बारे में, वो ऐसे ही देश की हर संस्था को कंडेम करने की कोशिश करते हैं, खारिज करने की कोशिश करते हैं। हेट स्पीच की बात की तो कोर्ट ने रोक दिया। जस्टिस गवई ने कहा कि क्या आपको लगता है कॉलेजियम को ये जानकारी नहीं होगी और उन्होंने इसको नहीं देखा होगा। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन मिश्रा से पूछा गया कि भाई कोई शिकायत है, किसी ने कोई इनके खिलाफ कुछ कहा है। मनन मिश्रा ने जो बताया, उन्होंने कहा कि गौरी के विरुद्ध कोई भी शिकायत नहीं पाई गई है, कोई आधार नहीं है इसका। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस्लामिक और क्रिश्चियन जो कन्वर्जन है वो कितना खतरनाक है, और उसके आगे उन्होंने जो बोला है, वैसे उनका वीडियो जो है वो YouTube पर है, 27 फरवरी 2018 और 5 जून 2018। 27 फरवरी 2018 को जो बयान है वो एक विषय है जिस पर वो लेक्चर दे रही होंगी, मोर थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी एंड पीस, जिहाद और क्रिश्चियन मिशनरी। अब क्या ये विषय नहीं है? क्या भारत छोड़िए दुनिया भर में इसकी चर्चा नहीं हो रही? क्या एक बड़ा ये संकट नहीं है? और ये दोनों खुद एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हुए ये बात नहीं कह रहे हैं? उसके जवाब में उन्होंने कहा लाइक इस्लाम इज ए ग्रीन टेरर एंड क्रिश्चियनिटी इज ए व्हाइट टेरर, बॉम्बिंग इज लेस डेंजरस देन द काइंड ऑफ कन्वर्जेंस इज बीइंग अडॉप्टेड बाय एग्रेसिव क्रिश्चियन थियोलॉजिकल ग्रुप्स। वो कह रही हैं कि फिर भी बम बरसा देना कम खतरनाक है, लेकिन जिस तरह से ये क्रिश्चियन थियोलॉजिकल ग्रुप कन्वर्जन करा रहे हैं वो बहुत ज्यादा खराब है, खतरनाक है।
अब ये विचार रखना जो कि सच है, ये कहां से जज बनने के लिए, न्यायाधीश बनने के लिए अयोग्यता बन गया। लेकिन वो जो लॉबी है, वो जो क्रिश्चियन मिशनरी लॉबी है, उसको ये बर्दाश्त नहीं हुआ होगा। उसको लगा अरे आगे तो हमारे लिए ये मतांतरण कराने का किस्सा ही रुक जाएगा, इसीलिए वो वहां गए। हालांकि अच्छी बात ये मैं कहता हूं कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय बड़ा शानदार है, न्यायपालिका हमारी बड़ी शानदार है। ये जो अलग अलग चेक्स हैं ना, चेक्स एंड बैलेंसेज, वो बड़े शानदार है। 5 जून 2018 का भी उनका भाषण है, कल्चरल जेनोसाइड बाय क्रिश्चियन मिशनरी इन भारत। यानी वो बहुत क्लियर कट तौर पे जो क्रिश्चियन कन्वर्जन है उसको थ्रेट के तौर पर देखती है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि वो जज नहीं बन सकती? यही खतरनाक है। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि जो अपने को लिबरल और सेकुलर कहते हैं, ये सबसे ज्यादा फासिस्ट है और ये हार्ड लाइनर है, लिबरल नहीं है। लेकिन ये जो निर्णय है, ये जो सर्वोच्च न्यायालय ने याचिका खारिज कर दी, ये बहुत बड़ी खबर है। इसको हमेशा याद किया जाना चाहिए, संदर्भ के तौर पर आगे भी बढ़ाना चाहिए। और उन्होंने ऐसे ढेर सारे उदाहरण दिए जस्टिस BR गवई ने कि कौन कौन लोग थे पॉलिटिकल एफिलिएशन वाले, फिर भी जज बने अलग अलग न्यायालयों में। लेकिन यहां तो पॉलिटिकल एफिलिएशन या कोई और मसला था ही नहीं, यहां तो ईसाई मुस्लिम मतांतरण का मसला था। बहुत बहुत धन्यवाद।